नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का अंदाज कुछ बदला नजर आ रहा है। राहुल गांधी नए रोल में पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। राहुल गांधी लगातार राज्य दर राज्य दौरा कर रहे हैं, उन राज्यों के लोगों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं, उनका दुख दर्द समझ रहे हैं। राहुल गांधी केंद्र सरकार के उन तमाम मुद्दों को भी घेर रहे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को कमजोर माना जाता है। राहुल गांधी पहले संसद में मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा, मोदी सरकार को घेरा। फिर मणिपुर का दौरा कर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की कि पीएम मणिपुर आए, मणिपुर में जो हो रहा है उसे देखे समझे, जनता की आवाज सुने। और यह बात सदन में भी राहुल गांधी ने कही है। इससे पहले राहुल गांधी असम गए, गुजरात गए, उत्तर प्रदेश के हाथरस का भी दौरा कर चुके हैं। इन तमाम जगहों पर वो लगातार एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। हाथरस सत्संग के दौरान भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई। राहुल गांधी ने इन यात्राओं को भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पर्यटन का नाम दे रही है, लेकिन राहुल गांधी का ये प्लान क्या है, इसके मायने क्या है, आगे राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी पिछले कुछ सालों में एक मजे हुए नेता के तौर पर उभरे हैं, जो किसी भी वारदात पे, किसी भी घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मिलकर उनका दुख दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, ढांढस देते हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी अपनी इस छवि को और ज्यादा मजबूत करने में लगे हैं, जिसको बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। राहुल गांधी के इस अंदाज को हर कोई पसंद कर रहा है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, राजनेता हो, हर कोई उनको पसंद कर रहा है। राहुल गांधी जब विपक्ष के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में बोल रहे थे, तो उनकी एंग्री यंग मैन वाली छवि हर किसी को पसंद आ रही है। लेकिन संसद के बाहर सड़क पर राहुल गांधी एक अलग अंदाज में एक्टिव हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का यह अंदाज कांग्रेस को संजीवनी दे पाएगा? क्योंकि राहुल गांधी का यह अंदाज कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है, कांग्रेस के नेताओं में जोश भर रहा है, और देश की आवाम को भी एक विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से एक बड़ी उम्मीद है। इसके सियासी मायने भी आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले 20 सालों से गैर गंभीर नेता की छवि लिए घूम रहे राहुल गांधी इन चुनावों में सीरियस पॉलिटिकल लीडर के तौर पर बनकर उभरे हैं। इस बार के चुनाव में उनकी लीडरशिप में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बहुमत तक पहुंचने से रोक दिया। इसके बाद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए। इस पद पर चुने जाने के बाद राहुल गांधी मोदी सरकार को उन मुद्दों पर लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं जहां मोदी सरकार कमजोर मानी जाती है। राहुल गांधी इस नेता के तौर पर, इस बदलाव के तौर पर, उनकी बड़ी मेहनत है, मशक्कत है और उनकी समझ भी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक यात्राएं की हैं, उससे उनको बड़ा फायदा हुआ है। राहुल के राजनीतिक यात्रा के मायने क्या हैं? राहुल गांधी ने उनसे कितना कुछ सीखा है? क्योंकि जब भी राहुल गांधी सड़क पर उतरते हैं तो वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब वो सीखते हैं वही बातें चुनावी रैलियों में बोलते हैं, वही बातें वो सदन में बोलते हैं और उन्हीं बातों को लेकर वो घेरने की कोशिश करते हैं। ये राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है उसको हर कोई बारीकी से समझ भी रहा है। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को
मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नए रोल में आए नेता विपक्ष राहुल गांधी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। इस बार के चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी बदले बदले नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के बाद पहली बार जब संसद में पहुंचे तो एक अलग अंदाज में, एक अलग तेवर के साथ नजर आए। हालांकि इस बात की उम्मीद बहुत लोगों को नहीं थी। संसद सत्र खत्म होते ही राहुल गांधी सड़क पर उतर गए। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस से लेकर असम, गुजरात से लेकर मणिपुर तक लगातार शहर दर शहर यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, मौके वारदात पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं। संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि अब वो एक नहीं बल्कि दो आदमी, एक वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, दूसरे वो जो लीडर अपोजिशन है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विपक्षी नेता होने के नाते वो सारे विपक्ष की आवाज को उठाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो हर किसी के पास जाएंगे, हर किसी का दुख सुनेंगे। जहां जहां भी हादसा होता है वो हर कहीं जाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये राहुल गांधी का एक अलग अंदाज है। संसद सत्र के खत्म होने के बाद राहुल गांधी सीधे हाथरस पहुंचे, वहां पर मुलाकात की। ये राहुल गांधी जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मणिपुर जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं। जहां भी राहुल गांधी को मौका मिल रहा है या उनके एजेंडे में शामिल है, राहुल गांधी हर उस जगह जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि राहुल गांधी किस तरीके से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी संसद सत्र खत्म होते ही सबसे पहले दिल्ली के जीटीवी नगर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने मजदूरों से मुलाकात की, उनकी परेशानियों को समझा, उनकी दिक्कतों को समझा। राहुल गांधी ने मजदूरों के साथ काफी वक्त बिताया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो उनकी परेशानियां हैं, उन परेशानियों से निपटारा करने का भी राहुल गांधी ने आश्वासन दिया। किंग्सवे कैंप से लेकर लेबर चौक पर राहुल गांधी काफी देर तक मजदूरों से चर्चा करते नजर आए, बातचीत करते नजर आए। इसके अलावा मजदूरों के साथ कुछ देर भी राहुल गांधी ने यह काम किया। भट्टा परसोल भी आपको याद होगा। उसके अगले दिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे, जहां सत्संग के दौरान 123 लोग की मौत हो गई। हाथरस में राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज सामने आया। एक संवेदनशील राजनेता की तरह, एक ऐसे नेता के तौर पर जिसे अपने बीच पाकर पीड़ित परिवार उनके कंधे पर सर रखकर रो सके। एक ऐसा नेता जिसे गले लिपटकर अपना गम सुनाया। हाथरस के पीड़ितों ने राहुल गांधी से अपना दर्द बयां किया, अपने दिल की बात कही। हाथरस सत्संग में बचे भगदड़ के डरावने मंजर को याद किया। राहुल गांधी भी पीड़ितों को मदद का भरोसा दिलाते रहे और अगले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में कहा, आपने जो मुआवजा दिया है वो कम है, दिल खोलकर मुआवजा दीजिए। और यह लगातार राहुल गांधी के इस अंदाज को हर कोई पसंद कर रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हाथरस के बाद राहुल गांधी गुजरात दौरे पर गए। गुजरात दौरे के दौरान राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, उनको जोश भरा। फिर राहुल गांधी राजकोट गेम जोन हादसे, मोरवी ब्रिज हादसे और सूरत हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा भी किया। राहुल गांधी ने गुजरात में क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है।
इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, राहुल गांधी असम का दौरा करते हैं। असम में भीषण बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित हैं, परेशान हैं। असम में बाढ़ के चलते हालात बद से बदतर बने हुए हैं। भूस्खलन, तूफान की वजह से असम में कई लोग की मौत हो चुकी है। इस हालात में राहुल गांधी असम पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात करें, असम के हालात पर चिंता जाहिर की। असम से सीधे राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, उन लोगों से मुलाकात की। मणिपुर के राज्यपाल से भी मुलाकात की। मणिपुर करीब 1 साल से हिंसा की चपेट में है और 6 जून को हिंसा की हालिया घटना हुई थी। राहुल गांधी ने लोकसभा में भी मणिपुर का मुद्दा जोर शोर से उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर को लेकर जमकर घेरा। कई तरह के उनके ऊपर आरोप भी लगाए और राहुल गांधी का ये मणिपुर का कई दौरे कर चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने मणिपुर दौरे के दौरान क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। सुनिए राहुल गांधी। आया हूं, गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूं, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं, जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी का यह मणिपुर का पहला दौरा नहीं बल्कि तीसरा दौरा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा क्यों नहीं कर रहे। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष राहुल गांधी के इन यात्राओं को पॉलिटिकल पर्यटन का नाम दे रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार कर। देखिए, कुछ लोगों को पॉलिटिकल टूर करने की आदत हुई है, लेकिन जब बंगाल में शरेआम हिंदू महिलाओं को सड़क पे पीटा जाता हो, शरिया कानून के हिसाब से न उस पे जुबान खुलती है युवराज की, न कोई बयान देते हैं। पॉलिटिकल जब वहाँ के हालात सुधर रहे हैं तो उस हालात को बिगाड़ने जा रहे हैं। मॉस्को जा रहे हैं राहुल जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में। वो मणिपुर गए हैं, ये तीसरा दौरा है उनका। मणिपुर में 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखाता है, और पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। और राहुल जी ये तीसरा दौरा है उनका, और लोगों के साथ संवेदनशील तरीके से ये दिखाना कि आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, आपकी दर्द हमारी दर्द है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, राहुल गांधी सत्ता के गलियारों में इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि मोदी सरकार के लिए गले की फांस बन गए हैं, जो लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी बहुत अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी की
दो भारत जोड़ो यात्रा, इसके अलावा कभी किसानों के साथ तो कभी ट्रक वालों के साथ, कभी मजदूरों के साथ मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का यही अंदाज उनके विरोधियों को परेशान कर रहा है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद नए रोल में है, नए तेवर में है, नए कलेवर में है, नए अंदाज में है। राहुल गांधी अपने 20 साल के राजनीतिक कैरियर में पहली बार किसी संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं। उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राहुल गांधी अपने ऊपर जो जिम्मेदारी है उससे भागने वाले नेता का टैग जो लगा था उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। इससे पहले गांधी परिवार के कौन कौन से नेता इस पद को संभाल चुके हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। राहुल गांधी से पहले राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। सोनिया गांधी जी ने अक्टूबर 1999 से लेकर फरवरी 2024 तक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी निभाई थी, जबकि उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने 18 दिसंबर 1989 से लेकर 24 दिसंबर 1990 तक इस जिम्मेदारी पर रह चुके हैं और अब राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के नए तेवर, नए करेवर, नए रोल के साथ बहुत अलग नजर आ रहे हैं। नई भूमिका मिलने के बाद से राहुल गांधी के अंदाज जुदा है, एकदम अलग है और एक मजे हुए सियासत नेता के तौर पर वो उभर रहे हैं। उनके हमलों में एक अलग सी धार दिख रही है। संसद का विशेष सत्र राहुल गांधी के नए रोल के बाद पहला सत्र था। राहुल गांधी बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर संसद में सरकार को घेरते नजर आए और सरकार वहां घिरती नजर आई। आपने देखा कि सरकार को किस तरीके से राहुल गांधी को रोकना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी रोकने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह से लेकर कृषि मंत्री लगातार उनको रोकते रहे, लेकिन राहुल गांधी संसद में नहीं रुके। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, राहुल गांधी ने इस नए अंदाज के साथ अपनी मेडन स्पीच में भगवान शिव और अभय मुद्रा को आधार बनाकर बीजेपी के हिंदुत्व, अग्निवीर किसान, नोटबंदी, जीएसटी, मणिपुर महंगाई, बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी, नीट पेपर लीक से लेकर केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को जमकर घेरा है। और राहुल गांधी के संबोधन में जो सदन में उन्होंने दिया था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेताओं ने उनके बयानों पर खड़े होकर आपत्ति जताई। ऐसा नजारा 10 साल में सदन में नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी का वो अंदाज दिखाना चाहता हूं जिस अंदाज को कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, युवा पसंद कर रहे हैं। सुनिए। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा में राहुल गांधी के कई अंदाज दिखे। राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान, अपने संबोधन के दौरान एंग्री यंग मैन के
छवि में नजर आए। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान राहुल गांधी बिल्कुल कूल अंदाज में नजर आए, यानी होमवर्क पूरा करके आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जब राहुल गांधी को बालक बुद्धि बता रहे थे तो राहुल गांधी अपनी सीट पर मुस्कुरा रहे थे। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी को जमकर घेरा, राहुल गांधी से माफी की मांग भी की। हालांकि राहुल गांधी खुद और उनकी पार्टी कांग्रेस कहती रही कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा, बल्कि बीजेपी को हिंसक कहा है। सबसे बड़े हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको शंकराचार्य को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए शंकराचार्य राहुल गांधी के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, दिल्ली के सेंट कॉलोमन्स स्कूल से राहुल गांधी ने पढ़ाई की है। राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं था, वो कई बार कह चुके हैं। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी जी की राजनीतिक कामों में मदद किया करते थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और उस दौरान कार्यकर्ताओं नेताओं की मांग पर सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और अपने पहले ही चुनाव में राहुल गांधी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर ली। इस दौरान साल 2006 तक राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में कोई पद नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी के बड़े फैसले और बड़ी बैठकों में राहुल गांधी शामिल होते रहे, जिसके बाद ही बीजेपी को एहसास हो गया कि पार्टी का आने वाला मुकाबला राहुल गांधी के साथ होने वाला, इसलिए धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को टारगेट करना शुरू कर दिया। मैं आपको राहुल गांधी का राजनीतिक सफर भी आपको दिखाना चाहता हूं। अब तक के राहुल गांधी के सफर में कौन कौन से पद उनके पास रहे हैं, उनके पास किस तरीके से राजनीति की शुरुआत की है। हालांकि 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस दौरान हम भी कांग्रेस पार्टी को कवर किया करते थे। 10 साल मैंने भी कांग्रेस पार्टी को कवर किया है और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कैरियर को भी देख रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियों के अलग अलग अंदाज, अलग अलग तेवर हमें देखने को मिले और बहुत कुछ एक राजनीतिक स्टूडेंट्स होने के नाते बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उसी तरीके से राहुल गांधी और देश के जो युवा हैं, पत्रकार हैं, वो भी बहुत कुछ देख रहे होंगे पिछले 20 साल की राजनीति में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी बरेली और वायनाड दोनों जगह से सांसद चुने गए। राहुल गांधी ने इस बार अपनी मां की संसदीय क्षेत्र अमेठी को चुना। इससे पहले राहुल गांधी 3 बार अमेठी से, 1 बार वायनाड से सांसद रहे। संसद या सरकार में राहुल गांधी अब तक किसी भी पद पर नहीं। 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। हालांकि राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। वो राहुल गांधी यूथ कांग्रेस NSCI के प्रभारी रह चुके हैं। राहुल गांधी को 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाया गया, 2017 में पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। यह राहुल गांधी का अब तक का करियर है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के लिए असली चुनौती 2014 से शुरू हुई, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर मैदान में उतारा और इस चुनाव में बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की नीतियों का सहारा लेकर राहुल गांधी की इमेज को टारगेट कर दिया, ऐसा राजनीति के जानकार कहते हैं। 2014 तक सोशल मीडिया का जमाना आ गया था और 2014 के चुनाव में बीजेपी ने
सोशल मीडिया का सहारा लिया, ऐसा राजनीति के जानकार कहते हैं। राहुल गांधी की इमेज पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के तमाम नए पुराने भाषणों के वीडियो को वायरल कर उन्हें पप्पू कहकर चिढ़ाया गया। उनकी बहन प्रियंका गांधी कई बार कह चुकी हैं कि मेरे भाई के नाम खराब करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में राहुल गांधी को युवराज कहकर ही संबोधित करते हैं। राहुल गांधी की छवि 10 साल तक लगातार उनके साथ चिपकी रही। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी की छवि को गढ़ने में भारतीय जनता पार्टी ने गलत प्रचार तंत्र को शामिल किया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को सुनवाना चाहता हूं कि अपने भाई को लेकर चुनावी मंच से वो क्या कुछ कह रही हैं। और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, राहुल गांधी की इसी अंदाज की वजह से राजनीतिक पार्टियां भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से परहेज करने लगी थी। उन पार्टियों को डर था कि गठबंधन करने से कहीं कांग्रेस के साथ ही उनकी लुटिया भी ना डूब जाए। छवि के संकट से जूझ रहे राहुल गांधी 2014 का चुनाव अमेठी से जीत तो गए, लेकिन 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने हरा दिया। लेकिन यह अलग बात है कि अब स्मृति ईरानी को राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता ने हरा दिया और उनकी छवि को बहुत ज्यादा गहरा धक्का लगा था। लोगों में सीधा मैसेज गया कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और एक वक्त ऐसा भी आया जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता तक चली गई थी, खत्म हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी, उनकी जिद लगातार काम करते। उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया जिसका राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने लंबे अरसे के बाद इंतजार कर रही थी। और 2022 जब राहुल गांधी ने भारत भ्रमण किया, फैसला किया, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका असर से राहुल गांधी की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। राहुल गांधी एक मजे हुए नेता के तौर पर उभरे। राहुल गांधी ने न सिर्फ लोगों के दिल में जगह बनाई, बल्कि वोटरों के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहे। और ये राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस है जो लगातार उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। आने वाले वक्त में राहुल गांधी का ये अंदाज और ज्यादा खतरनाक रुख लेने वाला है, ऐसा कांग्रेस के सूत्र हमें बता रहे हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।